हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फास्ट एंड फ्यूरियस क्लासेस बार। दिस इज करण कुमार शर्मा। आज हम लोग जो है ओल्ड एनसीईआरटी का चैप्टर सेकंड और न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट का एक छोटा सा टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। तो बेसिकली आज की क्लास में हम लोग जो है पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर पर डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे बच्चे का डाउट्स रह जाता है यहाँ से, और यहाँ पर बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बोर्ड के लिए लेक्चर तो काफी इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। तो ऊपर लिख लेते हैं हम लोग स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन क्या है, ये चीज तो आपको पहले से ही हमने बता रखा है कि पॉलन ग्रेन बेसिकली जो होता है वो एक पौधे का मेल गैमेटोफाइट होता है। वो एक पौधे का क्या होता है, वो मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट मतलब समझते हो? मेल गैमेटोफाइट का मतलब होता है कि यह पौधे में बनने वाली वैसी संरचना होती है, पॉलन ग्रेन पौधे में बनने वाली वैसी संरचना होती है जिसके अंदर पौधे का नर युग्मक यानी मेल गैमीट पाई जाती है। ठीक है, तो यानी पॉलन ग्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें मेल गैमीट व्यवस्थित होता है, उसके अंदर सिचुएटेड होता है। ठीक है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ दी पॉलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है, शेप है, वो ओवल शेप का यानी कि अंडाकार आकृति का होगा या फिर वो गोलाकार आकृति का होगा। और हम आपके सामने जो बनाने जा रहे हैं ये बेसिकली गोलाकार आकृति का पॉलन ग्रेन है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक गोलाकार आकृति स्फेरिकल शेप का पॉलन ग्रेन यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। चीजों को ध्यान से समझनी है, कोई भी पॉइंट को मिस नहीं करनी है। हर पॉइंट से क्वेश्चन आपके बोर्ड एंड इवन नीट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग अभी जो हमने लाइन अभी जो हमने सर्कल बनाया है, ये सर्कल बेसिकली आप ये मान के चल सकते हो कि ये पॉलन ग्रेन का इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है बेसिकली। और इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर में क्या आपको देखने को मिलेगा कि इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर में आपको और भी कवरिंग्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो और भी कवर यहाँ पर हमको ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो इसके बाहर में एक कवर होगा कुछ इस तरीके से। इसके बाहर में एक कवर आपको देखने को मिलेगा जो कि इससे थोड़ा सा ये क्या होगा, मोटा होगा। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा कलर यहाँ पे चेंज कर दिया है और इसको हम मोटा कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक कवर देखने को मिल गया जो कि कंटिन्यूअस लेयर होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये पॉलन ग्रेन का ऐसा लेयर है जो कंटिन्यूअस होगा, कहीं पर ये अब्सेंट नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने एक लेयर का क्या कर दिया, फॉर्मेशन कर दिया। इस लेयर के फॉर्मेशन के बाहर भी एक हार्डेस्ट लेयर पाई जाती है। इसके बाहर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक मिनट रुको, इसके बाहर आपको क्या देखने को मिलेगा, हार्डेस्ट लेयर देखने को मिलेगी जो बेसिकली स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। स्पोरोपोलेनिन नामक केमिकल का बना होता है। तो चलिए हम इसके बाहर में क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से हम कवर चढ़ा देते हैं। इसके बाहर में कुछ इस तरीके से क्या करते हैं, कवर चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, कवर को चढ़ा दिया। इस तरीके से हमने क्या किया, कवर को चढ़ा दिया। ठीक है, ये जो कवर बेसिकली है ये स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ कवर है। हम आगे पॉइंट वाइज लिखते चले जाएंगे, आप बस कंसंट्रेशन बनाए रखिए, चीजें आपको काफी आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बनाया है। इस पॉलन ग्रेन में जो आप ये ग्रीन कलर का देख रहे हो, ये ग्रीन कलर का जो है ना, ये बेसिकली पॉलन ग्रेन का सबसे इंटरनल स्ट्रक्चर है। बेसिकली ये सेल है, कोशिका है। ठीक है, और ये कोशिका की कोशिका झिल्ली है। तो कोशिका है तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर आपको केंद्रक भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक केंद्रक ड्रॉ कर देते हैं, यानी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर देते हैं। एक केंद्रक हमने ड्रॉ किया, केंद्रक के अंदर डीएनए होगा, ऑब्वियस सी बात है, आप जानते हो इस चीज को। और इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें आपको मिलेगा साइटोप्लाज्म देखने को। ठीक है, साइटोप्लाज्म समझते हो, कोशिका द्रव यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर जो है कोशिका द्रव है यानी साइटोप्लाज्म। तो हमने साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन कर दिया, यानी ये सेमी सॉलिड लिक्विड होता है जो हर सेल के अंदर देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, तो हर सेल के अंदर ये मौजूद होता है। इसके अंदर आपको एक और कोशिका देखने को मिलेगी।
इसके अंदर आपको एक और कोशिका देखने को मिलेगी, जो कि बड़ी वाली जो कोशिका आप देख रहे हो ना, इस बड़ी वाली कोशिका, इस बड़ी वाली कोशिका को के कोशिका द्रव में, बड़ी वाली कोशिका के कोशिका द्रव में ये कोशिका तैर रही होगी। तो हमने क्या किया, ये जो बड़ा सा कोशिका है ना, ये जो बड़ा सा कोशिका है, चलो कोशिका झिल्ली को भी थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा थिक कर देते हैं, थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली को भी हमने थोड़ा सा मोटा कर दिया, ये बड़ी वाली सेल है और इसका ये न्यूक्लियस है, फिर उसमें भरा हुआ है कोशिका द्रव और फिर उसमें आपको एक कोशिका तैरती हुई दिखाई दे रही है और इस कोशिका के अंदर भी आपको जो है केंद्रक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इंटरनल स्ट्रक्चर होता है एक पोलन ग्रेन का, ठीक है। आई होप अगर एग्जामिनेशन में पोलन ग्रेन का इंटरनल स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाए तो आप काफी बारीकी से कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। अब बात होती है इसको नॉमिनेट करने की, नॉमिनेट भी करते चले जाएंगे और नॉमिनेशन के दौरान कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को भी हम लोग जो है नोट करते चले जाएंगे। सिंपल है, तो जरा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है कि ये तो सेल का मेम्ब्रेन है, सेल के बाहर हमने दो परत बनाई है, सेल के बाहर हमने क्या किया है, दो परत का निर्माण किया है। तो जो पोलन ग्रेन होते हैं ना, ये दो आवरण से घिरे हुए होते हैं, बाहर से दो परतों से घिरे हुए होते हैं, ठीक है। एक को जो अंदर है उसको हम अंतःचोल कहेंगे, जो बाहर है उसको हम बाह्यचोल कहेंगे। अंदर वाले को अंतःचोल, बाहर वाले को बाह्यचोल। चलिए हम नॉमिनेट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हम येलो वाला जो लेयर है ना, जो कि सबसे बाहर में है, इसको नॉमिनेट कर रहे हैं और इसको हम लिख रहे हैं बाह्यचोल। तो चलिए एक नंबर हम डाल देते हैं और इसको लिख देते हैं हम क्या, बाह्यचोल कहते हैं। इसको क्या कहेंगे बउआ, बाह्यचोल कहेंगे। क्लियर है ये चीज है। बाह्यचोल को इंग्लिश में क्या कहने वाले हैं, तो बाह्यचोल को इंग्लिश में आप कह सकते हो आउटर कोट कह सकते हो। क्या कह सकते हो, आउटर कोट कह सकते हो, आउटर कोट कह सकते हो। जरा सा हम देख ले, आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। आई होप अब आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। तो बाह्यचोल को हम लोग क्या कहते हैं, आउटर कोट कहते हैं, या फिर एक और नाम है इसका, इसको एग्जाइन कहते हैं। आउटर कोट कह सकते हो या फिर क्या कहोगे, एग्जाइन कहोगे। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि एक परागकण जो है उसकी सबसे बाहरी आवरण का नाम बताइए, क्या आंसर करोगे। सिंपली आपको आंसर करना है बाह्यचोल या आउटर कोट या फिर एग्जाइन आंसर करना है। बात क्लियर है, चलते हैं आगे। ऐसा करते हैं ना, बाह्यचोल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। अब ये बाह्यचोल है क्या, तो जो बाह्यचोल है ना वो बेसिकली ये जो बाह्यचोल आप देख रहे हो, ये बाह्यचोल आउटर मोस्ट लेयर है, एक पोलन ग्रेन का आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। तो एक पोलन ग्रेन का आउटर मोस्ट लेयर का मतलब क्या हुआ, ये एक परागकण की सबसे बाहरी परत है, ठीक है। तो एक परागकण की सबसे बाहरी परत का नाम है बाह्यचोल, आउटर कोट या फिर एक्साइन। बात क्लियर है, क्या कहेंगे बउआ, आउटर मोस्ट लेयर। अगर आपसे पूछे कि एक पोलन ग्रेन का आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है, तो आपको सिंपली आंसर करनी है बाह्यचोल, जिसको हम आउटर कोट भी कहते हैं और एक्साइन भी कहते हैं, ठीक है। ये पोलन ग्रेन का सबसे हार्डेस्ट लेयर होता है, ये सबसे कठोर लेयर होता है ये, ठीक है। हम यहाँ लिख भले ही इंग्लिश में रहे हैं, हिंदी भी बोलते जा रहे हैं। आप अगर नोट कर रहे होंगे तो आप ऐसा करना, जो मैं हिंदी बोल रहा हूँ आप उसको भी ऐड करते चल जाना, ठीक है। तो हार्डेस्ट का मतलब हुआ ये कठोर है, ये जो बाहर की परत है ना, ये पूरे परागकण का सबसे कठोर परत है, सबसे क्या है, कठोर परत है। इसके अलावा जो आपको एकदम ध्यान में रखनी है, ये जो है असतत परत है, असतत परत होती है। असतत परत का क्या मतलब हुआ, वो हुआ असतत परत मतलब डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है, डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है, ये डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है, ठीक है। तो आप यहां पर लिख देना ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस। अब बोलोगे सर ये डिसकंटिन्यूअस आप इसको क्यों कह रहे हैं, तो डिसकंटिन्यूअस का मतलब कहने का सेंस ये है सिंपल सा, कि आप इस परत को ध्यान से देखो, आप ये पाओगे कि सर जी ये वाली जो परत है ना, ये बराबर रूप से परागकण को नहीं घेरा है। किसी जगह पर गड्ढा है, किसी जगह पर ऊंचा है, किसी जगह पर ये अनुपस्थित है, अब्सेंट है। जहां पर
जो है छिद्र का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो यहां से क्लेरिफाई हो जाता है कि पॉलन ग्रेन का जो बाहरी परत यानी बाह्यचोल आउटर कोट जो होता है वो समान रूप से परागकण को घेरे हुए नहीं रहती है। कहीं पे कम होता है, कहीं पे ज्यादा होता है, कहीं पे गहराई होती है, कहीं पर ऊंचाई होती है। इसकी वजह से हम बाह्यचोल यानी आउटर कोट यानी एक्साइन को हम कहते हैं कि यह असतत परत है या डिसकंटिन्यूअस लेयर है। बात क्लियर है। अब ये जो परत है ना, अगर हम बात कर ही रहे हैं बाह्यचोल की, तो ये जो परत है ये विशेष प्रकार के केमिकल से बना होता है। ये विशेष प्रकार के केमिकल से बना होता है। उस केमिकल का नाम है, तो ये जो बना होता है यानी मेड अप ऑफ एक स्पेशलाइज्ड केमिकल है, जो नाम आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। ठीक है, एकदम ए रट्टा लगा के रख लीजिए। इसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। क्या नाम है बुआ? स्पोरोपोलेनिन नाम है इसका। ठीक है, अब बोलोगे सर ये स्पोरोपोलेनिन जो नाम का केमिकल जो है ये बाह्यचोल का निर्माण किया है, यानी बाह्यचोल का जो निर्माण हुआ है ना ये स्पोरोपोलेनिन नाम के केमिकल से हुआ है। ठीक है, तो अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि बताइए एक परागकण का बाह्यचोल किस रसायन या किस केमिकल का बना होता है, तो वहां पर आपको आंसर करनी है सर जी ये स्पोरोपोलेनिन नाम के केमिकल से क्या होता है, बना होता है। बात समझ में आ गई। अब बोलोगे सर ये कहां से आया, तो सर जी जब ये परागकण बन रहा था ना, ये परागकण जब बन रहा था तो परागकण बनने के दौरान परागकण का सहायता किया जा रहा था कुछ कोशिकाओं की लेयर के द्वारा, उसको हम टैपिटम कहते हैं। क्या कहते हैं? टैपिटम। तो परागकण के वृद्धि के दौरान, विकास के दौरान हेल्प करने वाला जो टिश्यू है, हेल्प करने वाला जो टिश्यू है, उस टिश्यू को हम लोग टैपिटम कहते हैं। क्या कहते हैं? टैपिटम कहते हैं। और यही टैपिटम ने क्या किया है, सिक्रीट किया है। इसी टैपिटम ने क्या किया है, सिक्रीट किया है। किसको सिक्रीट किया है? तो स्पोरोपोलेनिन को। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सर जी आप बता दो कि परागकण का जो बाहर का लेयर होता है ये मान गए कि स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन ये स्पोरोपोलेनिन परागकण के पास आया कहां से, तो आपको सिंपली आंसर करनी है कि सर जी ये परागकण के पास स्पोरोपोलेनिन नाम का केमिकल जो आया है वो किसने दिया है, टैपिटम ने दिया है। किसने दिया? टैपिटम ने दिया। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। टैपिटम के द्वारा स्पोरोपोलेनिन का क्या किया गया था, स्रावन किया गया था। और इसी टैपिटम के द्वारा स्रावित जो स्पोरोपोलेनिन है वो केमिकल परागकण के चारों तरफ चिपक गया और परागकण के बाह्यचोल का क्या किया है, निर्माण किया है। जब हम बात कर ही रहे हैं स्पोरोपोलेनिन की तो थोड़ा सा और स्पेशल बात कर लेते हैं कि सर जी ये जो स्पोरोपोलेनिन है ना, ये स्पोरोपोलेनिन है ना, ये ऐसा केमिकल है, ये स्पोरोपोलेनिन जो है ये ऐसा केमिकल है, ये स्पेशल केमिकल है वो। ठीक है, जो कभी खराब नहीं होता। स्पोरोपोलेनिन ऐसा केमिकल है जो कभी डाइजेस्ट नहीं होता, कभी इसका पाचन नहीं किया जा सकता, नेचुरली कभी इसका पाचन नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसको कहा जाता है कि स्पोरोपोलेनिन एक जीव में बनने वाला एकमात्र ऐसा केमिकल है जिसको पचाने वाला आज तक कोई एंजाइम हमें प्राप्त हुए ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए स्पोरोपोलेनिन को एक दर्जा दिया गया है। क्या दर्जा दिया गया है? तो मोस्ट रेसिस्टेंट बायोलॉजिकल केमिकल का दर्जा दिया गया है। केमिकल का क्या दिया गया है? दर्जा दिया गया है। अब बोलोगे सर ये क्या लिख दिए आप? मोस्ट रेसिस्टेंट का मतलब होता है अत्यधिक प्रतिरोधी। ठीक है, अत्यधिक प्रतिरोधी जैविक रसायन है ये, यानी जीव में बनने वाला ये सबसे अधिक प्रतिरोधी रसायन है जिसको डाइजेस्ट करने वाला केमिकल आज तक हम लोगों को ज्ञात नहीं है। ठीक है, तो इसको डाइजेस्ट करने वाला जो केमिकल है, ठीक है, आज भी हम लोग ढूंढ रहे हैं
कि स्पोरोपोलिनिन को डाइजेस्ट करने वाला कोई क्या मिल जाए, केमिकल मिल जाए, लेकिन इसको डाइजेस्ट या फिर इसको स्पॉइल या इसको खराब करने वाला केमिकल आज तक हमको प्राप्त नहीं हुआ है, यानी वो अभी तक क्या है, अननोन है। वो अभी तक क्या है, अननोन है। लोग ढूंढ रहे हैं कि वह कौन सा एंजाइम है जो स्पोरोपोलिनिन को डाइजेस्ट कर दे, स्पोरोपोलिनिन को नष्ट कर सके, लेकिन आज तक वैज्ञानिकों को वो केमिकल प्राप्त नहीं हुआ। इसीलिए स्पोरोपोलिनिन को मोस्ट रेसिस्टेंट बायोलॉजिकल केमिकल का दर्जा दिया गया है, अत्यधिक प्रतिरोधी जैविक रसायन कहा गया है। आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर बात ये उठता है कि सर जी, अगर ये वाला केमिकल पोलन ग्रेन के पास है, पोलन ग्रेन को चारों तरफ से ये जकड़ के रखे हुए है, तो पोलन ग्रेन को कहीं पर भी हम छोड़ देंगे, मिट्टी के अंदर दबा रहने देंगे, तो हजारों वर्षों तक तो पोलन ग्रेन की संरचना में कोई बदलाव नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। एक पोलन ग्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइन होती है स्पोरोपोलिनिन से। अब स्पोरोपोलिनिन बाहर की ओर जो है आउटर लेयर यानी एक्साइन यानी बाह्यचोल का निर्माण किए हुए है। अब वो बाह्यचोल अंदर की चीजें खराब हो जाएगी, लेकिन उसकी जो संरचना है, बाहरी दिखावट है, वो खराब नहीं होगी और हजारों वर्षों तक एक फॉसिल्स की तरह, ठीक है, एक फॉसिल्स की तरह यानी एक जीवाश्म की तरह हजारों वर्षों तक, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हजारों वर्षों तक यह एक जीवाश्म की तरह क्या है, जमीन के अंदर दबा रह सकता है। इतनी ताकत है स्पोरोपोलिनिन के अंदर, यानी कि परागकण की बाह्य चोल के अंदर। क्लियर है इतनी चीजें? तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये जो है स्पोरोपोलिनिन, अब बोलोगे सर स्पोरोपोलिनिन को हम डाल देते हैं हाईली एसिडिक मीडियम में, जस्ट लाइक हमारे आमाशय में पाया जाने वाला जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना स्ट्रॉन्ग होता है जो कि हमारे स्टोमक में मिलता है, वो एक लोहे की कील को भी गला सकता है। तो क्या ये एसिड को भी झेल लेगा? हम इसको क्षार में अत्यधिक सुदृढ़, अत्यधिक स्ट्रॉन्ग बेस मीडियम में डाल दे, क्या उसको भी झेल लेगा? क्या इसको हम तापमान में, गर्मी में रख दे, उसको भी झेल लेगा? बिल्कुल। ये जो है इतना रेसिस्टेंट है कि ये आसानी से हाई टेम्परेचर को भी आसानी से झेल लेगा, हाई टेम्परेचर को भी ये टॉलरेट कर लेगा। ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड में डाल दो इसको, स्ट्रॉन्ग एसिड में डाल दो इसको, कोई फर्क नहीं पड़नी है। इसको जो है स्ट्रॉन्ग बेस में डाल दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़नी है। पता है क्यों? क्योंकि यहां पर है स्पोरोपोलिनिन, और स्पोरोपोलिनिन जो है वो हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड मीडियम, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, ये सभी को काफी आसानी से, इजीली, ठीक है, काफी आसानी से इसको क्या कर सकती है, टॉलरेट कर सकती है, इसको सह सकती है, इतनी इसकी सहन शक्ति होती है। ठीक है, अब देखिए, चूंकि हम बाह्य चोल की बात कर रहे हैं, तो बाह्य चोल की जो बनावट है, जो दिखावट है, ये सब कुछ डिपेंड करता है किस पे, स्पोरोपोलिनिन पे। तो स्पोरोपोलिनिन की वजह से जो पोलन ग्रेन है ना, स्पोरोपोलिनिन की वजह से जो पोलन ग्रेन है ना, ये रफ हो सकता है, ये क्या हो सकता है, रफ हो सकता है, ये स्मूथ हो सकता है, ये स्पाइनी भी हो सकते हैं, यानी कटीला भी हो सकता है। इसका बाहर यानी कि परागकण जो आपने देखा, ये परागकण का जो सतह है, इस परागकण का जो बाहरी परत है, इसकी वजह से परागकण कटीला भी हो सकता है, परागकण जो है चिकना भी हो सकता है, परागकण जो है रुखड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पर परागकण आपको कैसे दिखाई दे रहा है, रफ दिखाई दे रहा है। जो कि आप देख रहे हो परागकण कैसा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल रफ दिखाई दे रहा है, हाँ या ना। चलते हैं थोड़ा सा आगे, और अब हम लोग बात कर लेते हैं, चलिए यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं। सर जी, आपने बताया कि यहाँ पर जो स्पोरोपोलिनिन है ये कंटिन्यूअस नहीं होता। जी बिल्कुल, कंटिन्यूअस नहीं होता है। जगह जगह पर स्पोरोपोलिनिन की जो लेयर है ना, वो क्या मिलती है, अनुपस्थित मिलती है, अब्सेंट मिलती है। जैसे यहाँ पर अब्सेंट है, यहाँ पर अब्सेंट है। तो ये है क्यों? तो इसके पीछे का वजह है, इसके पीछे का क्या है, वजह है कि जब परागकण में, जब परागकण
में परागन, जब परागकण परागित हो जाता है यानी पोलन ग्रेन का पॉलिनेशन हो जाता है, तो ये पहुंचता है किसके पास, स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र के पास, और वर्तिकाग्र के पास इस परागकण को अंकुरित होना पड़ता है, ठीक है। और अंकुरन के दौरान क्या है, यहाँ पर पराग नलिका का निर्माण होता है। अंकुरन के दौरान यहाँ पर पराग नलिका का क्या होता है, इस तरीके से पराग नलिका का निर्माण होता है। तो आप खुद सोच लो कि अगर ये छेद नहीं रहेगा तो क्या पराग नलिका बाहर की ओर निकल पाएगा, क्या पराग नलिका जो है परागकण के बाहर निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूअस होने के पीछे का रीजन जान लिए, ये जानबूझकर छिद्र छोड़ा जाता है ताकि परागकण जब अंकुरित हो तो पराग नलिका जो है बाहर आसानी से आ पाए, क्योंकि ये तो हार्ड है, यहां से निकलने का कोशिश करेगा तो ऑब्वियस सी बात है यहां से निकल नहीं पाएंगे। क्लियर है, चलते हैं आगे थोड़ा सा। अब ये रीजन समझ में आ गई। क्या सर इसका नाम भी है, बिल्कुल नाम है। ये जो छिद्र आप देख रहे हो ना, ये जो छिद्र आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो छिद्र आप देख रहे हो जो पराग नलिका को परागकण से बाहर निकलने में सहायता करती है, इसको जनन छिद्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं, या फिर आप इसको कह सकते हो जनन, जिसको जनन छिद्र आप कह सकते हो, या फिर इसको पराग छिद्र कह सकते हो। जनन छिद्र कह लो या फिर क्या कह लो, पराग छिद्र कह लो। अगर आप जनन छिद्र कह रहे हो तो इंग्लिश में आपको लिखना पड़ेगा जर्म पोर। क्या लिखना पड़ेगा, जर्म पोर। लेकिन अगर आप पराग छिद्र कह रहे हो तो इसको लिखना पड़ेगा पोलन पोर। क्या लिखोगे बउआ, पोलन पोर लिखोगे। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि सर जी परागकण में बहुत सारे छेद पाए जाते हैं। छेद इस वजह से क्योंकि स्पोरोपोलिन जो है वहां पर अनुपस्थित, एब्सेंट होता है। वो जो परागकण पे छिद्र है उसको हम पराग छिद्र कहते हैं या जनन छिद्र कहते हैं। अब ये जनन छिद्र इसलिए है ताकि जब परागकण का अंकुरन हो तो पराग नलिका जो है आसानी से सुविधाजनक तरीके से परागकण से बाहर आ सके, फिर आगे की प्रक्रिया संपादित होनी है। चलिए फिर अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम क्या, दूसरी परत की। तो सबसे बाहर की परत का तो चर्चा हो गया, अब हम करते हैं दूसरी परत की चर्चा। ये दूसरा जो परत है जो कि अंदर है ना बउआ, ये देख रहे हो आप वायलेट कलर का आई थिंक, या फिर आप डार्क पिंक कह सकते हो या पिंक कलर का, जो भी हो, ये दूसरा परत है, बाहर से दूसरा परत है, ठीक है। दो ही तो परत होता है, तो आप आंतरिक परत भी कह सकते हो, इनर मोस्ट लेयर भी आप इसको कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये दूसरा परत है, इसको क्या कहेंगे, तो इसको अंतःचोल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, अंतःचोल कहेंगे, या फिर इसको हम इनर कोट कहेंगे। अंतःचोल कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, इनर कोट, या फिर साइंटिफिकली इसको इंटाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटाइन। तो आपको सारे नाम याद रखने हैं। अगर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो हिंदी के साथ इंग्लिश भी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप बायोलॉजी के क्वेश्चन को डील कर पाओगे। तो इंग्लिश वाले टर्म को सस्ते में मत लीजिएगा प्लीज। चलते हैं आगे, अब अंतःचोल के बारे में जानते हैं। अब ये जो अंतःचोल है ना, अब ये जो आप अंतःचोल देख रहे हो, ये बेचारा जो है आया कहां से, तो ये अंदर जो कोशिका देख रहे हो ना बउआ, इसी कोशिका ने क्या किया है, केमिकल को रिलीज किया। तो किस केमिकल को रिलीज किया, पेक्टोसेलुलोज को। तो चलिए इसके बारे में लिखना हम लोग शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहली चीज तो ये लिखेंगे कि अंतःचोल है क्या। तो अंतःचोल जो है इनर मोस्ट लेयर, एक परागकण का सबसे अंदर की परत है, ठीक है। ये हार्ड नहीं होता बउआ, ये क्या होता है, ये सॉफ्ट होती है, ये सॉफ्ट लेयर है। और इसी से पराग नलिका का निर्माण, ये जो पराग नलिका आप देख रहे हो ना, पराग नलिका इसी से बनती है, ठीक है। तो ये हेल्प करता है, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। पराग नलिका को क्या कहेंगे, पोलन ट्यूब कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने पोलन ट्यूब शब्द यूज किया है, इसका हिंदी क्या होगा, पराग नलिका। तो ये जो पराग नलिका आप देख रहे हो जो कि बाहर की ओर निकला है, ये हालांकि बनाया तो इसके अंदर की कोशिका ने है, लेकिन ये इन्फ्लैट होकर फूलकर बाहर की ओर आ रहा है। कौन सी परत, अंदर वाली परत, जिसको हम क्या कह रहे हैं, अंतःचोल, इनर कोट या फिर इंटाइन कह रहे हैं। बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे ये जो परागकण की अंतःचोल है ना,
परागकण की जो अंतःचोल है ये भी किसी न किसी केमिकल से बना होगा। इस केमिकल का नाम होता है पेक्टोसेलुलोज। पेक्टोसेलुलोज, ठीक है। तो किससे बना हुआ है? पेक्टोसेलुलोज नाम के केमिकल से बना हुआ है। कौन बना हुआ है पेक्टोसेलुलोज नाम के केमिकल से? तो अंतःचोल। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए एक जो परागकण होता है, ठीक है, उस परागकण का अंतःचोल किस रसायन से बनी होती है? तो उस रसायन का नाम है पेक्टोसेलुलोज। बात क्लियर है? अब बात ये उठता है कि सर जी ये पेक्टोसेलुलोज आया कहां से, ये बाहर में परत बनी कैसे? तो अंदर जो कोशिका देख रहे हो ना, ठीक है, इसी ने पेक्टोसेलुलोज बनाया और बाहर की ओर स्रावित कर दिया, बाहर की ओर स्रावित कर दिया और फिर बाहर में इन्होंने एक बड़ी मोटी सी क्या कर ली, सतत परत का निर्माण कर लिया, ठीक है। तो ये जो पेक्टोसेलुलोज है, अगर हम बात करें ये सिक्रेट कहां से हुआ, ये स्रावित कहां से हुआ, तो ये सिक्रीट हुआ है, सिक्रीटेड बाई, किसके द्वारा स्रावित किया गया था? तो अंदर जो कोशिका थी, तो अंदर जो कोशिका थी ना बउआ, उसको हम लघु बीजाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु कहते हैं या माइक्रोस्पोर कहते हैं, ठीक है। तो आपने जब लघु बीजाणु जनन पढ़ा था उसी दौरान आपने देखा था माइक्रोस्पोर कहते हैं, ठीक है। आपने जब लघु बीजाणु जनन पढ़ा था उसी दौरान आपने देखा था कि सर जी जब लघु बीजाणु बन जाता है तो लघु बीजाणु फिर परागकण बनानी शुरू करती है और सबसे पहला स्टेप वही होता है कि लघु बीजाणु पेक्टोसेलुलोज का स्रावन करती है। वो पेक्टोसेलुलोज जो है बाहर की ओर एक सतत परत का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है और परागकण का अंतःचोल बनकर तैयार हो जाता है। चलिए ठीक है। अब ये जो पेक्टोसेलुलोज का बना हुआ है, स्रावित कहां से हुआ? लघु बीजाणु। यहाँ पर कुछ डिलीट हुआ है क्या? एक मिनट। लघु बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर इसको कहते हैं हम, ठीक है। ये कैसी परत होती है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो परत होती है ये सतत परत है, सतत परत है ये। अब बोलोगे सर सतत मतलब क्या हुआ? कंटिन्यूअस, कहीं पर कोई छेद नहीं, कहीं पर कोई अनुपस्थिति नहीं, कंटिन्यूअस लेयर है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए परागकण का वो कौन सा परत है जो असतत होता है, तो आप आंसर करोगे अंतःचोल। अगर आपसे पूछे कि परागकण का वो कौन सा परत है जो सतत होता, सॉरी हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया, परागकण का वह कौन सा परत है जो सतत होता है, तो आंसर करोगे आप अंतःचोल। और असतत पूछे तो आंसर करोगे क्या? बाह्यचोल। बात क्लियर है? चलते हैं अब थोड़ा सा हम अंदर चलते हैं, परागकण के अंदर चलते हैं, ठीक है। तो परागकण के अंदर आपने क्या देखा? परागकण के अंदर आपने क्या देखा, ठीक है। तो परागकण के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें नजर आ रही है, जरा सा फोकस करिएगा वहां पे, ठीक है। परागकण के अंदर आपको नजर आ रही है सबसे पहले कोशिका झिल्ली। ये ग्रीन कलर वाला जो है ये क्या है बउआ? कोशिका झिल्ली है। ये है कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको ये द्रव दिख रहा है, हमने द्रव बनाया है ना, अंदर फ्लूइड हमने बनाया, सेमी फ्लूइड हमने बनाया है, सेमी सॉलिड फ्लूइड, जिसको हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं या साइटोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है। और आप देख पा रहे हो कि ये जो बड़ी सी कोशिका है ना, इसके कोशिका द्रव में ये छोटा वाला कोशिका क्या कर रहा है? तैर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बड़ी कोशिका का नाम लिखते हैं। ये जो बड़ा वाला आप कोशिका देख रहे हो, इस बड़े वाले कोशिका को कहा जाता है वर्धी कोशिका। क्या कहा जाता है इसको? वर्धी कोशिका कहेंगे। बड़े वाले कोशिका को हम लोग वर्धी कोशिका कहेंगे और छोटे वाले कोशिका को हम लोग जनन कोशिका। तो ये जो अगर हम इसकी कोशिका की बात करें, ये कौन सी कोशिका है? तो बड़ा वाला जो कोशिका है इसको हम लोग वर्धी कोशिका कहेंगे। ये कलर विजिबल है या नहीं? हाँ ठीक है, इसको हम लोग वर्धी कोशिका कहेंगे या फिर इसको हम लोग वेजिटेटिव 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 सेल कहेंगे, ठीक है। तो वेजिटेटिव सेल है ये छोटा वाला क्या है? ये छोटा वाला जो कोशिका है ना बउआ, ये जनन कोशिका है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? जनन कोशिका कहेंगे। और जनन कोशिका जो है वर्धी कोशिका के कोशिका द्रव में तैरती रहती है, जनन कोशिका कह लीजिए या फिर इसको जेनरेटिव
सेल कह लीजिए, जनन कोशिका कह लीजिए या जनरेटिव सेल कह लीजिए। आई थिंक बात क्लियर है। अब एक चीज यहाँ पर पॉइंट आउट करनी है कि सर जी यहाँ पर दो कोशिका देखने को मिल रहा है, पहली कोशिका का काम क्या है, दूसरी कोशिका का काम क्या है। ये जो आप वर्धी कोशिका देख रहे हो ना बउआ, ये जो आप वर्धी कोशिका देख रहे हो, ये वर्धी कोशिका जो है ये पहला काम क्या करती है, न्यूट्रिशन देने का काम करती है, न्यूट्रिशन देने का काम करती है। अब बोलोगे सर न्यूट्रिशन क्यों देगा ये, तो अगर परागकण जो है, परागकण पौधे से बाहर निकल जाएगा, हवा में उड़ रहा होगा, उस दौरान या मिट्टी पे पड़ा होगा या किसी जगह पे होगा, तो वर्धी कोशिका में ये जो छोटा वाला कोशिका है ना, वो वर्धी कोशिका के बच्चे जैसा है। तो ये अपने अंदर बहुत सारा पोषक तत्व या भोजन को इकट्ठा करके रखे हुए है ताकि ये छोटे वाले कोशिका को लंबे समय तक जिंदा रखा जा सके, क्योंकि एक पौधे से परागकण को दूसरे पौधे तक जाने में जो है टाइम लगती है, तो उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में छोटा वाला कोशिका जिंदा है, इसके लिए वर्धी कोशिका अंदर बहुत सारा भोजन इकट्ठा करके रखी हुई है और वो जनन कोशिका को क्या करती है, भोजन देकर जिंदा रखती है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन देना इसका पहला वर्क हो गया। दूसरा वर्क, यहाँ पर जो पोलन ट्यूब बन रहा है ना बउआ, जो पोलन ट्यूब बन रहा है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन भी कौन करवाता है, वर्धी कोशिका ही करवाती है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जो वर्धी कोशिका है वह परागकण के अंदर, वर्धी कोशिका जो है ये परागकण के अंदर उपस्थित जो छोटी वाली कोशिका है, जनन कोशिका है, इसको पोषण देने का काम करती है, इसको लंबे समय तक जिंदा रखने का काम करती है। इसके अलावा ये जो है पोलन ट्यूब फॉर्मेशन यानी पराग नलिका, ये जो पराग नलिका विकसित हो रही है उसमें ये बनाने का काम ही यही करती है। क्लियर है इतनी चीजें, फिर आगे बढ़ते हैं। ये छोटा वाला कोशिका का क्या काम है, ये छोटा वाला कोशिका जनन कोशिका है। ठीक है, अब जनन कोशिका का नाम से पता चल रहा है ये जनन में क्या करेगा, महत्वपूर्ण योगदान देगा, जनन में महत्वपूर्ण योगदान देगा। एक चीज और मेंशन कर देते हैं हम यहाँ पर, ये बड़ी वाली कोशिका जो है ना ये अगुणित है और छोटी वाली कोशिका भी अगुणित है यानी हैप्लॉइड है। दोनों ही सेल हैप्लॉइड कंडीशन में है, अगुणित स्थिति में है। क्लियर है ये चीज। चलिए, ये जो जनन कोशिका आप देख रहे हो, वास्तविक में ये जनन कोशिका जो है ना बउआ, यही निषेचन में भाग लेती है, यही निषेचन में क्या करती है, भाग लेती है, यही फर्टिलाइजेशन कराती है, यही फर्टिलाइजेशन कराती है और फर्टिलाइजेशन करके यही युग्मनज यानी जाइगोट का फॉर्मेशन करती है, यही युग्मनज यानी जाइगोट का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। चलिए, जाइगोट का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो जनन कोशिका के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिए हमने बताया था वह कोई भी कोशिका जो निषेचन करता है, निषेचन में भाग लेने वाली कोशिका को युग्मक कहते हैं। तो क्या ये जनन कोशिका वास्तविक में युग्मक नहीं है, क्या ये युग्मक नहीं है, क्योंकि यही तो निषेचन में भाग ले रहा है ना, तो ये है नर युग्मक। और नर युग्मक किसके अंदर है, वर्धी कोशिका के कोशिका द्रव में तैर रहा है, और वर्धी कोशिका किसके अंदर है, तो पूरे परागकण के अंदर में है। बात समझ में आ गई। तो यही कारण है, ये चीज समझ में आ गया कि वास्तविक में निषेचन में भाग कौन लेगा, तो ये जनन कोशिका भाग लेगी, यही निषेचन करके युग्मनस बनाएगा और यही युग्मनस आगे कर कर भ्रूण और बीज के अंदर का छोटा सा बच्चा का क्या करेगा, निर्माण करेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। वह कोई भी कोशिका जो निषेचन में भाग लेती है युग्मक कहलाती है, जाइगोट कहलाती है। तो यहाँ पर युग्मक कौन, जनन कोशिका। वर्धी कोशिका तो बस इसका पेरेंट है, इसका क्या बोलते हैं उसको, पोषण देने वाली वो कोशिका है जो इसको न्यूट्रिशन देगी और हेल्प करेगी पोलन ट्यूब फॉर्मेशन के दौरान। क्या इतनी चीजें क्लियर है, क्या इतनी चीजें क्लियर है? अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई हो तो थोड़ा सा और बात कर लेते हैं हम पोलन ग्रेन के बारे में। जो पोलन ग्रेन होता है ना, जो पोलन ग्रेन होता है, ठीक है, हम इधर बात कर लेते हैं। जो पोलन ग्रेन होता है ना, बेसिकली ये मेल गैमेटोफाइट होता है। तो पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन जो है ये बेसिकली है क्या, तो ये एक प्लांट का, ये एक आवृत बीजी पौधे का नर युग्म कोदभिद है, नर
युग्म कोदभिद है, यानी कि मेल गैमीटोफाइट है ये। तो आंसर याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए नर युग्मक, पौधे का नर युग्मक कौन है। तो नर युग्मक जो है जनन कोशिका है, जो निषेचन में भाग लेती है। ठीक है, ये जो कोशिका आप देख रहे हो ये निषेचन में भाग लेती है, तो ये नर युग्मक है। तो परागकण क्या है, तो परागकण ऐसी संरचना है जिसके अंदर नर युग्मक है, इसीलिए हम परागकण को नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमीटोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, मेल गैमीटोफाइट कहते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में देखा जाए तो जो पॉलन ग्रेन होता है ना, अगर हम इसकी साइज की बात कर ले तो इसका एवरेज जो साइज है, जो कि एनसीईआरटी ने दे रखा है, 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इससे छोटा परागकण नहीं होगा या इससे बड़ा परागकण नहीं होगा, इससे बड़ा भी हो सकता है और इससे छोटा भी हो सकता है। यहाँ पर औसत दिया गया है कि ज्यादातर पौधे के जो परागकण होते हैं उसका साइज 25 से 50 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इससे छोटा अगर होता है तो क्या कोई नाम आप बता सकते हो। बिल्कुल, इस दुनिया में सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन जो हमको मिला है, पॉलन बनाने का जो रिकॉर्ड जिसके पास है, वो उस पौधे का नाम है मायोसोटिस। मायोसोटिस नाम का जो पौधा है ना, इसका परागकण महज 2.5 to 3.5 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। ठीक है, अब बोलोगे सर सबसे छोटा पॉलन ग्रेन बनाने वाले पौधे का नाम बता ही दिए, तो बड़े का भी बता दीजिए। तो सबसे बड़ा परागकण जो बनाता है यानी कि लार्जेस्ट पॉलन जो बनाता है, उस पौधे का नाम है मिराबिलिस। क्या नाम है, मिराबिलिस। मिराबिलिस जलापा कहते हैं इसको। मिराबिलिस नाम का जो पौधा है, इस पौधे में आप पाओगे कि इस पौधे में जो परागकण बनेंगे, इसका हम डायमीटर लिख रहे हैं बउआ, यानी व्यास। ठीक है, यहाँ पर भी जो है ये व्यास को दिखाया गया है। क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पौधे का जो परागकण होता है वो या तो ओवल शेप का होता है या तो स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक है, तो ओवल होगा या स्फेरिकल होगा, तो हम तो उसको उसके डायमीटर को ही मापेंगे, उसके साइज को डायमीटर में ही मापेंगे। तो ये जो मिराबिलिस नाम का पौधा है ना, इस पौधे के पॉलन ग्रेन का जो डायमीटर होता है यानी व्यास होता है, वो करीबन 250 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। अब बोलोगे सर आज सबसे छोटा तो बता ही दिए, सबसे बड़ा भी बता दिए, अब कुछ लंबा जैसा भी होता है क्या। हाँ बिल्कुल होता है। सबसे लंबा पॉलन ग्रेन जो बनाता है, ठीक है, सबसे लंबा जो पॉलन ग्रेन बनता है, लॉन्गेस्ट पोलन बनाने का रिकॉर्ड जो है वो एक पौधे के पास है जिसको जोस्टेरा कहते हैं। जोस्टेरा नाम का जो पौधा है ना, ये ऐसे करके फीते जैसी लंबी परागकण का निर्माण करता है। ठीक है, इसके परागकण की जो लंबाई होती है ये 2500 यानी 2500 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। याद रखना है ये जो जोस्टेरा है ये हाइड्रोफाइट है यानी जलोद्भिद पौधा है, ये जलोद्भिद पौधा है। और इसमें आपको जो है सबसे लंबा परागकण, फीते जैसी लंबा परागकण, रिबन शेप का लंबा परागकण देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज हमने बात किया परागकण की संरचना और परागकण की संरचना से जुड़ी हुई जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, हमने उसके बारे में क्या किया, डिस्कशन किया। ठीक है, हमने प्रॉमिस किया था कि लेक्चर छोटा ही रहेगा, तो हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बस यहीं पे हम लेक्चर को एंड करते हैं। आई होप कि आपको इस लेक्चर से काफी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में बताई हुई जो भी चीजें हैं उन सारी चीजों को आप अपने कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा, ताकि रिवीजन के टाइम एग्जाम के टाइम जब रिवीजन की बारी आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। और एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़ा करिए, क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी को पढ़ने का दो बेनिफिट होगा, पहला एग्जामिनेशन के क्वेश्चन इजी लगेंगे, और दूसरा एग्जाम के क्वेश्चन समझ में आएंगे और आप अपने स्टैंडर्ड की जो भाषा है आप उसको पकड़ पाओगे, उसको समझ पाओगे और उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन को डील कर पाओगे। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।